नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की बेहतरीन मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है दोस्तों। जो लोग अभी भी मॉक टेस्ट 1 2 नहीं देखे हैं प्लीज जाके देखें, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यदि आप मैथ्स में 25 में 25 लाना चाहते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को देखना ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होती है जिसमें एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। इसमें अभी हमने अलजेब्रा की पार्ट को शेष कराया है। अभी हम लोग फिर से नेक्स्ट कोई चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। साथ ही साथ ये मेरी मैथ्स की फाउंडेशन बैच है, इसे देखना तो आप एकदम ना भूले, क्योंकि दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज चीजें कराई जाती है। इसमें वो हर चीज बताई जाती है जिससे कि आपके मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। दोस्तों कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि आप हार रहे हो, पर हारते हारते कब आप जीत जाओ आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बस कोशिश करते जाइए, परिणाम की चिंता को छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्वेश्चंस को। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कहा गया है। मैंने आपको यूनिट डिजिट के फाउंडेशंस बैच में बताया था कि यदि यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 होती है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट यदि 0, 1, 5, 6 होती है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? तो इसकी इकाई अंक क्या होती है? इसकी इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होती है? वही होता है। पर दोस्तों क्या यहाँ पर ऐसा है क्या? अब बाकी जिसमें नहीं होने पर उसे क्या करते हैं? पावर को क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद 4 से भाग देने के बाद 4 से भाग देने के बाद क्या करते हैं? जो शेषफल आता है 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, ठीक है ना, जो शेषफल आता है, शेषफल वही पावर हो जाता है। वही पावर हो जाता है। ठीक है ना, हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको किस तरह से करता हूं। आपको सिर्फ लास्ट की अंक को देखना है। 8 है और यहाँ आप 241, इसे आप 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना होगा? 1 होगा, यानी 8 की पावर 1। ये 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं 58 है ना। 0, 1, 5, 6 के साथ है क्या? नहीं है। तो आपको इस पूरे पावर को नहीं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से भागा दीजिए तो शेषफल कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। तो 4 की पावर 2, यानी यहाँ पर 4 की पावर क्या हो गया? 2। और लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। अब 8 का पावर 1 8 ही होगा। 4 चौके 16 का इकाई अंक 6 होगा। और यहाँ पर 6 6 6 12, 12 8 20, मैं देख रहा हूँ 20, तो इकाई अंक कितनी हो गई? 20। चुटकियों में कर सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए मैंने ये बता दिया कि 0 156 होने पर इकाई अंक वही होती है। यदि 0 156 नहीं है, 0 156 को छोड़कर 0 1 5 6 को छोड़कर यदि आपके पास 2 है, 3 है, 4 है ना, या आपके पास 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इस पावर को 4 से भागा लगाकर जो शेष बचेगा वो फिर पावर हो जाएगा। उसकी संख्याओं के पावर का गुणांक निकालकर आप जोड़कर इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम 18 दिन में एक काम खत्म कर सकता है, श्याम 15 दिन में उसी काम को खत्म कर सकता है। श्याम ने 10 दिनों के लिए नौकरी छोड़ दी, शेष कार्य को राम अकेले कितने दिनों में करेगा? तो मैंने आपको बताया हुआ है ये राम कितने दिनों में करेगा? राम 18 दिनों में करता है। राम कितने दिनों में करता है? राम 18 दिनों में करता है। श्याम कितने दिनों में करता है? श्याम 15 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 90। दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 18 पंचे 90। और श्याम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, यानी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 15 छके 90। अब बोल रहा है श्याम ने 10 दिनों के लिए नौकरी छोड़ दी, यानी 10 दिन काम किया उसके बाद नौकरी छोड़ दी। तो श्याम ने कितनी काम की? तो 10 6 गुने क्या हो जाएगा? 10, यानी 10 कार्य हो चुका है। कितना कार्य हो चुका है? 10 कार्य हो चुका है। शेष कार्य, तो शेष कार्य के लिए क्या करेंगे? 60 में से घटा देंगे, यानी 30 कार्य अभी बाकी है।
ये जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, ये कार्य होता है। एलसीएम क्या होता है, कार्य होता है। और शेष काम को कौन पूरा कर रहा है, राम। तो राम की एफिशिएंसी क्या है, 5। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 6। यानी कितने दिनों में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, राम अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर के घंटे में और उतने ही धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में जाती है। यानी धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, और यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 ही हो जाएगा। उतनी ही धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, तो 2 घंटे में जाती है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 20 हो जाएगा। तो पूछा शांत जल में नाव की गति, तो ये नाव का गति है और ये धारा की गति है। तो x y कट गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया, 60। सर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो नाव का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 20% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 684 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता है ना कि यदि 3 वर्षों की होती है, यदि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो इसका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। यदि 3 वर्षों के लिए होती है तो 3:1 होती है। यदि 4 वर्षों के लिए होती है तो क्या होता है, 4:6:4 1 का गुणांक होता है ना, इसका गुणांक होता है। तो दोस्तों आपको ये यदि पता है तो आप 20% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अभी इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की चीजों को सीखने के लिए आप उस क्लास को देखना ना भूले। ठीक है, तो हमें क्या बोला, 4 वर्षों का अंतर। तो एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, मैं फाउंडेशन बैच में सारे चीज बताऊंगा क्योंकि यहाँ मॉक टेस्ट है तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 4%, 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, तो सर 1/5। और जो समय होता है ना, ये समय कितना है, यहाँ पर समय है 4 वर्ष। तो इसका जो माना हुआ मूलधन होता है वो क्या होता है, माना हुआ जो मूलधन होता है वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लूं, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास मूलधन कितने हैं, मेरे पास यहाँ पर मूलधन देख रहा हूं 5 है ना, 5 है। तो ये बेस हो जाएगा। अब 5 का पावर क्या हो जाएगा, 4, जो वर्ष वो पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 625, क्या होगा, मानक मूलधन हो जाएगा। तो अब मैं इससे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, 4 वर्षों के लिए मैंने क्या देखा था, 4 वर्षों के लिए क्या था, ये जो 125 है ना, इसको मुझे 4 वर्ष निकालना होगा। 625 गुने 1/5, तो पहला साल का कितना निकला, 125। फिर 625 का 1/5, फिर क्या निकलेगा, सॉरी 625 का नहीं, सिर्फ 125 का जो निकल के आया ना, उसका 125 का 1/5। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 125 का 1/5, 5 दूनी 10, बचे 25। फिर 25 का 1/5 कितना निकल के आएगा, 5। फिर 5 का 1/5 कितना निकल के आएगा, 1। अब इसे किससे गुना करना है, इसे 4 से। फिर इसे किससे गुना करना है, 6 से। इसे किससे गुना करना है, 4 से। ये सब चीज मैं बताऊंगा कि क्यों गुना होता है। ठीक है, बस आप फाउंडेशन की क्लास को रेगुलर देखना। जो पहले वाला होता है वो क्या है, पहले वाला 125 चौके कितना हुआ, 500, ये 500 है सिंपल इंटरेस्ट। और बाकी ये जो देख रहे हो अंतर है, यानी 25 छक्के कितना हो गया, 25 छक्के हो गया 150। ठीक है, 25 चौके कितना हो गया, 20। अब एक एकम कितना हो गया, 1। यानी आप ये जो देख रहे हो, ये जो है, ये वाला जो है वो क्या अंतर है, 50, 20, 70, 1, 71। यानी मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना कि 171 बराबर कितना है, 684। तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर है 4। तो आपसे निकालने क्या बोला था, मूलधन। मूलधन निकालने के लिए बात की गई थी। तो मूलधन कितना है, 625। तो 625 बराबर कितना हो जाएगा, 625 गुने 4। कितनी आसानी से हो गई ना। लेकिन ये चीज हो सकता है बहुत को समझ में नहीं आई हो, जिन्हें समझ में आई है वो समझ रहे होंगे,
जिन्हें समझ में नहीं आई है वो प्लीज हमारे फाउंडेशन बैच के क्लास को देखा करें। जो तैयारी जीत की जो क्लास है उसमें आप जरूर देखा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार या तो गणित में या विज्ञान लेना चाहिए। यदि वह चाहे तो दोनों ले सकते हैं। कुल उम्मीदवारों में से 83.6% ने गणित लिया, 31.2% ने विज्ञान लिया। यदि 370 उम्मीदवार ने दोनों लिया तो उम्मीदवार की संख्या कितनी है? ठीक है, मैं उम्मीदवार की संख्या को क्या मान लेता हूँ, x। x का कितना, 83.6%, ठीक है, प्लस उम्मीदवार की संख्या x का कितना परसेंट, 30.1.2%, ठीक है। और इसमें से 370 दोनों लेना चाहते हैं तो 370 को घटा देता हूं बराबर x। अब इसे सॉल्व कर देता हूं, 31.2%, 83.2% घटेगी तो कितनी हो जाएगी, सॉरी जुटेगी तो कितनी, x का 114.8%, ठीक है, माइनस 370 बराबर क्या, x। अब यहां से मैं 100 को नीचे उतार दूं तो ये हो जाएगा 114.8x, हाँ, और ये 100x हो जाएगा, माइनस 370 बराबर कितनी हो जाएगी, 100x, यानी 370 नहीं, तीन इसमें भी तो गुना हो जाएगी ना, x बट्टा 100 घटाओ x बराबर 370, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं घटा दूं तो कितने घट के आ जाएगी, 14.8, इसमें से घटा दूं तो कितने आ गए, 14.8x बराबर 370 गुने क्या होगा, 100, ठीक है। तो उम्मीदवार की संख्या कितनी थी, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो उम्मीदवार की संख्या 370 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 14.8, ठीक है। इस तरह से मैं यदि काटूं यहाँ पर एक शून्य, ये दशमलव को रहा हूं तो एक शून्य और बढ़ जाएगी, 14 8 का 8, 16 8 32 8 5 40, किससे कट जाएगी ये, 148 और 1000 किससे कट जाएगी, यहाँ पर काट सकते हैं 148 और 8000 कट जाएगी आपको, 4 से काटो, 4, हाँ, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28 और 4 से कट गई है 250 बार में, 37 से 37 कट गई बस बार में, यानी कितनी हो गई आपकी 2500, ठीक है। 2500 क्या है, उन बारों की संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी आयत जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान सी सवाल है, यानी आयत की परिमाप क्या होती है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, बराबर कितनी हो गई 20। तो ये कितना, 2 गुने कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 20, ये 2 से कट गया कितना आया 10, यानी x बराबर कितना आया 2, x बराबर 2 आ गया। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 3 गुने 2 बराबर 6, और चौड़ाई कितनी हो गई 2 गुने 2 बराबर 4। क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी बराबर क्या, एरिया, यानी क्या हुआ 6 गुने 4, यानी कितना हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3x 2x कर लिया, दोनों को, इसको कर लिया 3x और इसको कर लिया 2x। आयत की परिमाप 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, फिर लंबाई में x की वैल्यू, चौड़ाई में x की वैल्यू, दोनों को एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुना कर दिया 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अंडे के दाम में 25% कमी आने से 96 रुपए के अंडे खरीदने पर 4 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जा सकते हैं। कमी आ गई, 25% बराबर कितना होता है 1/4, यानी अंडे का दाम 4 से प्राइस में क्या हो गई, 4 से क्या हो गया 3 हो गया, तो कंजप्शन बढ़ेगा ना, कंजप्शन 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंजप्शन का। तो मैं 1 यूनिट का देख रहा हूँ, कंजप्शन बढ़ गया, 1 यूनिट की बढ़ने से कितनी दर्जन बढ़ गई, तो 1 यूनिट में 4 दर्जन, 1 यूनिट में कितना हो गया 4 दर्जन। तो पहले कितना दर्जन खरीदा जाता था, 12 दर्जन, अभी कितना दर्जन खरीदा जाता है, तो 16 दर्जन। तो बोला पहले अंडों का भाव प्रति दर्जन कितना था, तो 96 रुपए की अंडा खरीदी गई थी ना, तो पहले कितना हो, 96 को 12 से भाग कर दे, 12 अट्ठे 96, यानी पहले का भाव कितना है 8 रुपया प्रति दर्जन, 8 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है, 8 रुपया प्रति दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। सबसे पहले मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें ये तो कांस्टेंट है ना, बढ़ कौन रहा है आर स्क्वायर,
यानी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो 100% बराबर क्या होता है 1/1, यानी 1 से क्या हो जाएगा 2, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार बढ़ेगा, 1 से हो जाएगा 2, पहले 1 था अभी 4 हो गया, कितना बढ़ गई 3 की, किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, 3/1 गुने 100 यानी कितना हो गया 300% बढ़ गया। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 300% बढ़ गया। 8,000 रुपए की लागत की एक वस्तु पर 11,200 रुपए अंकित है। x% की छूट की अनुमति के बाद 12% का लाभ होता है तो x का मान क्या है। मैंने बताया था कि लाभ जो होता है वो किस पर होता है, तो लाभ जो होता है वो होता है, लाभ जो होता है वो हमेशा होता है सीपी पर, यानी 12% बराबर सर 4 तिये 12 और 4 से 25 और ये मेरा प्रॉफिट है, यानी सीपी है मेरा 25 तो एसपी कितना है, एसपी है मेरा 28, ठीक है। और 28 25 25 बराबर कितना है 8,000, तो 25 बराबर यदि 8,000 है तो एक बराबर कितना हो 25 तिये 75, 25 दूनी 50, 320, तो 28 बराबर कितना हो जाएगा 28 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पर 28 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 28 यूनिट बराबर 320, 320 गुने 28, 320 गुने 28 बराबर हो जाएगा मेरा 8,960, ठीक है 8,960, ठीक। तो ये मेरा क्या है एसपी है 8,960, क्या एसपी। हम लोग अंकित मूल्य कितना रखे हैं इतना, तो बोला है कि छूट की अनुमति देने के बाद 12% का लाभ होता है तो x का मान बताओ, यानी कितने प्रतिशत की छूट दी गई है ना। तो पहले छूट निकाल लेते हैं हम लोग, छूट कितना है क्योंकि अंकित मूल्य तो मेरे पास है तो मैं छूट निकाल लेता हूँ। 11,200 में से 8,960 को माइनस कर लेते हैं, यानी कितना निकल के आता है 2,240 निकल कर आएगा। तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, तो 2,240 बट्टा क्या हो जाएगा एमपी। छूट किस पर होता है, यहाँ सीपी नहीं होगी, यहाँ क्या होगी एमपी। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 112 दूनी यानी कितना हुआ 20%। एक्स का मान क्या है 20%, 20% की इसको छूट दी गई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज एक राशि 5/2 वर्षों में इतना रुपया और 7/2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। तो मैं निकालूंगा कि एक वर्ष में कितना हो जाता है, तो 7/2 के साथ 5/2 में घटा दूं तो कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया 0.8 और 8 में से 2 गया 6 और 4 में से गया 3, यानी एक वर्षों में कितना का अंतर 36.8 रुपए का अंतर। तो 5/2 वर्षों में कितना होगा, 5/2 वर्षों में हो जाएगा 36 गुने 8 गुने 5/2, यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ कट के कितनी आ गई, यहाँ पर कट के कितनी आ गई, कट कर आ गई आपकी 2 से किया तो हो गया 18 4, 18.4 को 5 से इंटू करेंगे तो 5/2 वर्ष की कितनी हो जाएगी 92 रुपया तकरीबन आएगी शायद, हाँ 4×5 = 20, हाँ 18×5 = 90, हाँ 92 रुपया, तो कितनी हो गई 92 रुपये, यानी 5/2 वर्ष का ब्याज कितना है, 5/2 वर्ष का ब्याज कितना है 92 रुपया, ठीक है। तो हम यहाँ 5/2 वर्ष का ब्याज 92 रुपया है तो हम यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं, P बराबर क्या होता है A माइनस एस आई, है ना। तो A कितना है मेरा 1012, SI कितना है मेरा 92, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना आ गया 920 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 920, यानी P कितनी निकल गई 920। अब मुझे क्या निकालना R बराबर क्या होता है 100 गुने ब्याज, ब्याज कितनी है 92, हाँ मूलधन कितना है 920, समय कितना है 5 और 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप इसे हम उड़ा देंगे, 0 से 0 कटा, 92 से 92 कटा, 5 दूनी 10, यानी कितना परसेंट हो गया, R बराबर 4%, R बराबर कितना 4%, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, क्या करेंगे पहले यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए x² है माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, क्या करेंगे हम x से डिवाइड कर देंगे, x माइनस यहाँ पर मैं निकालूंगा 1/x
और ये -4 को यहाँ ले जाऊंगा इक्वल टू 0। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन सर इससे मेरी एक वैल्यू निकल आई। अब x - 1/x 4 है, तो मैं इसका वैल्यू अब आराम से निकाल सकता हूँ। x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब इसका स्क्वायर कितना है? 16, और यहाँ क्या 2, यानी कुल कितनी आ गई? 18। इसकी आंसर कितनी हो गई? 18। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी फायदा उठाऊंगा इसका। सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, -1 के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या रख दिया? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? सेक थीटा, हाँ, प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेते 1 माइनस, तो माइनस वाला अंदर बच गया ना, माइनस है तो यहाँ भी क्या हो? सेक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस टेन थीटा। और नीचे में क्या देख रहा हूँ? यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बच गया। अब इसे और इसे मैं काट दूंगा। ठीक है, ऊपर क्या देख रहा हूँ? सेक थीटा, सेक थीटा मतलब सर 1/cos थीटा, टेन थीटा मतलब सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो गया? कॉस थीटा। गड़बड़ आ रही क्या यहाँ पर? कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा है ना, यहाँ पर टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो कितनी बेहतरीन सवाल है। अब 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसी में है क्या? नहीं है ना। तो देखो और भी ट्विस्ट है इसमें, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर दूंगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगी? कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगी? कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा कट गई, प्योर आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। कितनी घुमाई है ना दोस्तों, क्वेश्चंस को बहुत ही घुमाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ठीक है, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। 3 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या है यहाँ पर? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। फटाफट करो, ये सब बहुत ही इजी सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या ले सकते हैं? 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं 3 को यदि कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 बराबर आंसर क्या हो? 3, यानी इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। एक त्रिभुज है, एक मैंने त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज लिया। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ नाम है। बिंदु ए बी सी क्रमशः डीई, यानी डीई कहाँ है? डीई ए बी सी क्रमशः डीई डी एफ और ई एफ पर इस प्रकार के लिए गए कि ई सी बराबर ए सी, यानी डीई पर क्या लिया गया? डी पर ए लिया गया, यानी डी पर क्या लिया गया? डी पर ए लिया गया, यहाँ पर ए लिया गया, और डी एफ पर क्या लिया गया? बी लिया गया, डी एफ पर बी लिया। बोल रहा है कि ए ई सी बराबर ए सी,
क्या बोल रहा है, EC बराबर, EC बराबर, EC कहाँ होगा, EC यानी EC, C यहाँ पर होगा और ये कहाँ होगा, ये A क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ऐसे एक लाइन खींचा गया और बोल रहा है EC बराबर AC, EC बराबर AC, यानी सर ये दोनों कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है यहाँ पर CF बराबर BC, तो CF है, BC कहाँ होगा, DF पर क्या होना चाहिए, DF पर क्या होना चाहिए, DF पर आपका क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। DF पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर DF कहाँ है, DF पर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसे होगा। अब बोल रहा है CF बराबर BC, CF बराबर क्या बोल रहा है, BC, ये B है, ये BC, तो इसका भी ये वाला कोण और ये वाला कोण, आधार का कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना, आधार का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से बनाए। देखिए मैं यहाँ पर इसकी एंगल को क्या ले, ये यदि मेरा एंगल x है, यानी ये वाला x है ना, तो ये वाला भी x होगा, और ये वाला एंगल यदि y है तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, एंगल D क्या दे रखा है, एंगल D क्या दे रखा है, 40 डिग्री। एंगल D यदि 40 डिग्री है तो एंगल E प्लस एंगल F कितना है, तो मैं 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा लूंगा तो मुझे पता चल गया कि 140 डिग्री इन दोनों कोणों का सम है, यानी x प्लस वाई, यानी मैं क्या देख लिया कि एंगल E एंगल F यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 140 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब मुझे निकालना है एंगल ACB, यही बोला है ना, हाँ एंगल ACB, एंगल ACB निकालना है। कैसे निकालेंगे, ACB ये कोण मुझे निकालना है, ये कोण निकालने के लिए मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण टोटल कितना जानते हैं, ये टोटल 180 होता है ना। तो हम ये कोण 180 में से क्या करेंगे, 180 में से हम क्या घटा देंगे, 180 में से हम घटा देंगे कोण ECA प्लस FCB, कोण FCB, ठीक है, FCB घटा देंगे। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 180 तो ठीक है, चलो 180 ठीक है, लेकिन यहाँ पर ECA निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना होगा, 80 घटाओ इन दोनों का योगफल, इन दोनों को मैंने क्या माना है 2y, ये क्या हुआ 2y प्लस फिर ये क्या करना होगा, 180 में से दोनों को क्या माना x, माइनस क्या करना होगा 2x। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 180 घटाओ 180, 180 कितना हो गया 360, माइनस कितना हो गया 2y माइनस 2x। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 180 माइनस 360, मैं यदि माइनस इंटू ब्रैकेट हटा दूं तो प्लस 2 इंटू क्या होगा x प्लस वाई। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मैंने x प्लस वाई को कितना माना 140, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री 360 प्लस 2 गुने क्या होगा 140। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 14 दूनी 28 यानी 180 और 280 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो 280 यहाँ पर हो जाएगी 180 प्लस 280 में से 360 घटा दो, तो 280 शून्य हो गया, 8 8 16 हो गया, 2 1 3 460 हो गया, और 360 घटा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा सर 100 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ACB का मान कितना है 100 डिग्री। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे ये, RRB NTPC RRC ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले आगे, चलिए यदि एक तार के वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना 81, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई यदि a मानो तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81, तो यानी a बराबर कितना हो गया 9, a बराबर कितना हो 9। फिर तो तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई, तो तार की लंबाई यदि मैं निकालूं, तार की लंबाई यानी क्या निकालना है पेरीमीटर, तो किससे इंटू करना होगा 4 गुने 9 से इंटू करना होगा, तो 4 9 36, यानी तार की लंबाई कितनी 36। तो मैं जानता हूं
अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाएगा। अर्धवृत्ताकार यानी अर्धवृत्ताकार का पेरीमीटर क्या होता है? अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? तो सर 36/7 r होता है। तो इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, इसके बराबर में इसको लिख दिया, तो 36 से 36 कट गया, तो r बराबर क्या हो गया? 7। अब बहुत को 36r/7 नहीं समझ में आई होगी। ये जो अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्ताकार है, तो इसकी तो इधर ये भी तो हो गई ना 2r, ये होगी 2r और इसका क्या हो गया? पाई r। तो हम जब अर्धवृत्ताकार की पेरीमीटर निकालेंगे, अर्धवृत्ताकार का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या 2r प्लस पाई r होगा, 2r प्लस पाई r होगा। तो मैं यहाँ r कॉमन ले लूँ, 2 प्लस 22/7, अब 7 दूनी 14, 22 कितना हो गया? 36, 7r। तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद रखें कि अर्धवृत्ताकार की परिमिति कितनी होती है? अर्धवृत्ताकार की परिधि 36r/7 होती है। अब आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? तो सर पाई r स्क्वायर बटे 2, यानी पाई r स्क्वायर बटे 2। इस सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो 7 गुने 7 बट्टा कितना है? 2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, कितना आंसर आया? 77। यानी अर्धवृत्ताकार का आंसर कितना? 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण का 303/5 गुना के बराबर है तो विकर्णों की संख्या बताएं। समबाहुभुज के प्रत्येक कोण यानी अंतकोण की बात की गई है, तो अंतकोण बराबर क्या होगा? सर प्रत्येक कोण की बात की गई है, दो समकोण का, यानी दो समकोण मतलब 180 गुने 3/5, यानी 5 से मैं उड़ाया, 5 से 15, 5 6 के 30, 6 3 18, 3 3 9 1 10। अब मैं जानता हूं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो इंटरनल कितने? 108, तो एक्सटर्नल कितने हो जाएंगे? एक्सटर्नल निकालूंगा मैं तो कितना हो? 180 में से 108 घटा देंगे, तो कितना निकल के आ रहा है? 80 में से 8 चला गया तो 72 डिग्री। तो भुजा कितना हो जाएगा? साइड कितना हो जाएगा? तो मैं क्या करता हूँ, बहिष्कोण के सारों बहिष्कोण के भुजाओं का योग कितना होता है ना? एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना हो? 60 डिग्री। उससे मैं यदि 72 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकला? 5। तो विकर्ण यानी डायगोनल क्या होगा? डायगोनल कौन होता है? n इंटू n-3/2। तो n का वैल्यू 5, मैं 5 में से 3 घटाऊंगा, 5 में से 3 घटाया बटे 2, ये और ये कट गया, क्या बचा? सिर्फ 5। क्या बचा? 5। तो भुजा की संख्या भी 5, अब विकर्णों की संख्या भी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दूध वाला 80 लीटर दूध में, एक दूध वाला क्या करता है? 80 लीटर दूध में 80 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाता है। इस मिश्रण का 1/4 भाग बेचने के बाद वो अपने द्वारा बेची गई मात्रा की पूर्ति के लिए पानी मिलाता है। दूध में पानी का वर्तमान अनुपात क्या है? क्या करेंगे? देखिए, पहले हम दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना देख रहे हैं? 4:1 है, ठीक है ना? 4:1 है। अब देखिए क्या बनेगा, 20 है, 20 लीटर तो पानी मिलाता है, 1/5 है, 1/4 मतलब 1/5, 1/5, 1/4 भाग बेचने के बाद द्वारा बेची गई मात्रा की पूर्ति के लिए पानी मिलाता है ना, गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 प्लस क्या हो जाएगा? 80 बटे कितना हो जाएगा? 4, है ना? गुने क्या हो जाए? 1/4 निकल जाए मतलब 25। अब क्या होगा? अनुपात, ये अनुपात किसके बराबर होगा? ये 80 के लिए। अब दूध की बात, 1/5 हो गया, तो क्या बचा? 4/5, 4/5 गुने क्या हो जाएगा? 100, यहाँ भी जोड़ देंगे, 100 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, 4 से 4 कट गया, 5 से कट गया 20। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि क्या होगा? 4 से कट जाएगा यहाँ पर 100, यानी 5 से कट गया ये 5 बार में, और 4 से कट गया कितना बार में? 20 से 100, 4 से कट गया 25 बार में। तो यहाँ पर कितना आ गया? 20 घटाओ 25 गुने 25 पंचे 125, है ना? सॉरी, यहाँ तो ये गलत हो गया, 25 लीटर मुझे जोड़ना है ना, यहाँ पर 25 लीटर मुझे जोड़ना है, यहाँ मैंने गलती कर दिया। देखो यहाँ पर क्या किया, 20 लीटर तो निकाला, 20 घटाओ 1/5 गुना 1/5, 1/5 गुना 100/4,
100/4 प्लस क्या है 25, ठीक है। अब 4 पंचे 20, 20 पंचे है ना 5 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ 25 और 5 कितना 30, 25 और 5 कितना हो गया 30। तो यहाँ देख रहा हूँ 20 माइनस 5 प्लस 25 अनुपात कितना, यहाँ पे कितने अनुपात निकल के आए हैं, यहाँ पर 80 में से 20 चला गया कितना हुआ 60। तो 25 और 20 कितने होते हैं, 25 से 45, 45 से 5 के 40, यानी 40/60, यानी क्या हो गया 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यदि जी केंद्रक है, यदि किसी त्रिभुज का जी क्या है केंद्रक है, मतलब ये त्रिभुज है और उसका जी क्या है केंद्रक है, और एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका जैसी हो गई तो ये दो भागों में बांटेगा, ठीक है, आधा आधा कर देगा, और यहाँ पर जी है, ठीक। तो ए जी यानी ए बी सी होगा। तो एजी अनुपात, ये चीज ध्यान रखना, जब एडी माध्यिका होगी तो एजी और जीडी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 2/1 होगा, ठीक है। तो एजी मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एजी बराबर क्या होगा 2/3 होगा। किसकी, जिसकी एडी की माध्यिका लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी है, तो एजी का मान निकल 2/3 गुने क्या होगा 18 हो जाएगा। तो 3 छक्के 18, तो 6 दूनी क्या होगा 12, यानी एजी की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। एक दुकानदार ने 8% छूट के साथ 17,940 रुपए में वस्तु बेची और 19.6% लाभ उठाया। यदि कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ कितना हुआ। मैंने पहले ही बताया 8% छूट, 8% की छूट, यानी 4 दूनी 8, 4 25। छूट किस पर होता है, एमपी पर होता है। और छूट कितना दिया गया, डिस्काउंट कितना है 2 का, यानी एमपी कितना है, एमपी है उसका 25, एमपी कितना है 25, ठीक है। और छूट देने के बाद कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 23, एसपी कितना हो 23। छूट देने के साथ इतना रुपये वस्तु बेची गई, 23 बराबर ये है ना, 23 बराबर ये है ना, यानी 8% की यदि छूट दी गई, यदि किसी वस्तु को 8% की छूट दी जाएगी तो कितना हो गया, तो 25 दो 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी 23 बराबर कितना हो गया, 23 बराबर हो जाएगा 17940, ठीक है। तो 23 से मैं काटूंगा यहाँ पर तो कितनी बार में कट जाएगी ये 23 बार में, तो 179, यहाँ पर डिवीजन कर लो, 17940 को 23 से भागा कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 से, 23 का पहाड़ा कितना पढ़ना होगा, 8 बार पढ़ें, 8 3 24, 8 दूनी 16, 1 17, 174, यानी ये 174, 8 बार में, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, 5 पर 4, 23 से तो कटेगा ही नहीं। 8% का छूट यदि दिया गया, 8% का छूट दिया गया, यदि एक दुकानदार ने 8% छूट के साथ 17,940 में वस्तु को बेच दी, छूट दे दिया, यानी 4 8 8 बटे तो 4 दूनी और 4 से घटा 25, ये हो गया 23, 23 से तो कटना चाहिए 17940, 23 से भागा लगाएं तो 23 का पारा 8 3 24, 8 9 16 17 18, ओहो 184 हो जाएगी। तो कितना बार देना होगा 7 बार देना होगा, ठीक है। 7 बार, 7 21, 7 दूनी 14, 15 16, यानी 161, 161 हो गया, तो 9 में से गया 8, 701 और 4, हाँ फिर 7 और 8, 7 8 बार में कट जाएगी, ठीक है। पहले 7 बार में, फिर उसके बाद 8 बार में कट रही थी ना, 8 बार में, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 17 18, ठीक है। तो कितनी बार में कट जाएगी 7 8, यानी कि 23 कितना बार हुआ 7780, ठीक है। एक बराबर कितना हो गया 780, यानी खरीदा कितना में था, खरीदा कितना में था, तो इसको हम क्या करेंगे, तो एक यूनिट बराबर क्या हो रहा है 780, तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यानी एमपी कितना हो जाएगा 780 इंटू 25। अब बोल रहा है 19.6% का लाभ उठाया। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, यानी 19.6% का लाभ, यानी सर 19.6% का लाभ का मतलब क्या हुआ, सीपी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19.6 बट्टे क्या हो जाएगा 100, दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इतना, यानी खरीदा वो कितना में 1000 में और बेचा वो कितना में 1000
1196 में। ठीक है, बेचा कितना वो 1196 में। यानी मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि मुझे ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 1196 को यदि मैं इससे भागा लगा दूं, 1196 को इससे भागा लगा दो, या ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे क्या करना था, दोनों का एसपी बराबर करना था, क्योंकि दोनों को तो एक ही मूल्य में बेचा गया है ना। तो 1196 को कितने से गुना करो तो मेरा यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ पर देखो 52 से यदि गुना करो इसको, तो इसको भी 52 से, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको 52 से गुना करेंगे, इसको 52 से गुना करेंगे और इसको 52 से गुना करेंगे, तो दोनों का एसपी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। 52 से 25 को गुना करेंगे तो क्या देख रहे हैं, हमने मार्क प्राइस कितना रखा था, तो हम यहाँ कर सकते हैं इसको 25 गुने 52, 25 गुने 52 को हम इस तरह से गुना कर सकते हैं, इसको हम 100 कर दिए, इसे 4 कर दिए और यहाँ कर दिए 52। तो हम 4 से इसे भाग लाए 13, यानी कितना आ रहा 1300, यानी 1300 मार्क प्राइस था और खरीदे कितने थे 1000 में। तो यहाँ पर मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा, यदि हम कोई छूट ना दे, प्रतिशत हो रहा है, लाभ हो रहा है 300 का और प्रतिशत लाभ हो जाएगा 1000 गुने 100, यानी मेरा प्रतिशत लाभ हो जाएगा यहाँ पर 30% का प्रतिशत लाभ हो जाएगा यदि हम कोई छूट ना दे। दोस्तों हमें इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट से हमने एमपी और एसपी निकाल लिया, और फिर जो प्रॉफिट है यहाँ पर क्या है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट से मैंने 19.6 से, यानी 1000 रुपये में खरीदा, 1196 में बेचा, दोनों का एसपी मुझे बराबर करना था। तो आप 23 से इसे भागा लगाकर 52 पता कर सकते हैं, 52 इससे भी गुना किया, 52 इससे भी गुना किया, तो देखो यहाँ पर भी 1196 है, यहाँ पर भी 1196 है। अब बोला कोई छूट नहीं देता, यानी मैंने 52 से गुना कर पता लगाया कि मार्क प्राइस कितना था 1300 था। ठीक है, 1300 इकाई, क्या याद रखना 1300 इकाई, और खरीदे थे कितना 1000 इकाई में। तो हमने क्या किया, 300 का फर्क है, 300 बटे 1000 गुने 30%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक सम प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप, एक सम प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर और त्रिभुजाकार आधार के अंत वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि प्रिज्म का आयतन 315 घन सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले अंत अंत वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, अंत वृत्त की त्रिज्या, अंत वृत्त की त्रिज्या, सर अंत वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है 2a बटे 3, सॉरी 2a बटे पेरीमीटर, 2a बटे पेरीमीटर। तो त्रिज्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितना है 3 दी हुई है, 2a, एरिया नहीं दी हुई है, पेरीमीटर कितनी है 15 है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 15 से 45 बटे 2, 45 बटे 2, यानी 22.5, 22.5, 22.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। अब हमें क्या निकालना, आयतन, तो मैं जानता हूं आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने क्या होगा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है मेरा, आधार का क्षेत्रफल दिया है क्या, आधार का क्षेत्रफल नहीं दिया है, हाँ आधार का क्षेत्रफल तो हमने निकाला है। ठीक है, आयतन कितना है 315, आधार का क्षेत्रफल हमने निकाला है कितना 22.5, अब मुझे क्या निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 315 बटा 22.5। ठीक है, इसे जब हम काटेंगे तो अप्रॉक्स मेरा क्या निकल के आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो मेरा आंसर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम बहुत हो गई है, फटाफट क्वेश्चंस को निपटाना है। टीना मीना और रीना के औसत, टीना मीना और रीना के औसत अंक, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ टीना प्लस मीना प्लस रीना के औसत अंक कितने हैं 65, तो यहाँ क्या कर सकते हैं 65 गुने क्या कर सकते हैं 65 गुने 3, यानी मैं देख रहा हूँ 195। ठीक है, टीना मीना रीना के औसत अंक कितने हैं 195 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टीना के अंक हीना से 18 कम है, यानी टीना के जो अंक है, यानी यहाँ पर जो टीना के अंक है वो किससे कम है, टीना के जो अंक है हीना से, टीना के अंक हीना से 18 कम, यानी हीना को h माइनस 18। फिर क्या बोल रहा है मीना से 12 अधिक है, यानी टीना का जो है मीना से कितना है
12 अधिक है। यदि हीना को टीना मीना रीना के औसत अंक से 38 अधिक है, यानी हीना हीना जो है, हीना जो लड़की है, हीना का जो औसत अंक है टीना मीना रीना के औसत अंक से 38 अधिक है, यानी टीना मीना रीना का औसत अंक कितना है 65 है। तो 65 में क्या जोड़ देना है 38 जोड़ देना है। 65 में 38 जोड़ने से कितना आएगा 103। अब यहाँ से हम टीना का भी निकाल सकते हैं, यानी टीना का उम्र कितना हो गया, हीना में से क्या करना है 103 में से 18 घटा देना है, यानी कितना निकलेगा सर 85। 85 निकलेगा इसका। फिर उसी तरह से मीना का कितना है, मीना का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीना का कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर टीना की कितनी 103, टीना की कितनी हो गई 85। टीना की यदि 85 है यहाँ पर, टीना की यदि 85 है और 12 यदि घट गया तो मीना कितना हो जाएगा, 85 में से 12 घटा तो कितना हो जाएगा 73, यानी मीना का उम्र कितना हो जाएगा 73। अब क्या पूछा है, तो मीना और रीना के अंकों का योग कितना है, मीना और रीना, रीना कहाँ है, मीना और रीना के उम्रों का योग कितना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं टीना का निकल गया, मीना का निकल गया, रीना का निकालना है। तो रीना का निकालने के लिए क्या करना होगा 195 माइनस 85 प्लस 73 है ना। तो यहाँ पर मेरा रीना का निकल जाएगा 195 घटाओ 5 3 8 8 7 15 158, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ रीना का हो जाएगा 37। और पूछा क्या था, पूछा क्या है मीना और रीना के अंकों का योगफल। मीना कितना है 73, रीना कितना है 37, यानी उन दोनों का योगफल यानी 73 प्लस 37, ठीक है। इन दोनों का योगफल तो 7 3 10, 7 3 10 1 11, यानी कितना हो जाए 110। बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से फंसाया गया है। चलो दोस्तों, हाँ ये पाई चार्ट की है, चलिए इसे जल्दी बना लेते हैं। एक चार्ट की जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल दिए हुए हैं, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं। आपसे क्या पूछा है, इतिहास विभाग से लड़कियों की संख्या और मनोविज्ञान विभाग से लड़कियों की संख्या से संबंधित अनुपात क्या होगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि इतिहास में कितने लड़की है, हिस्ट्री में कितने हैं। तो आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 5 इतिहास विभाग से लड़कियों, तो इतिहास विभाग में लड़की कितनी है 140, ठीक है। और साइकोलॉजी में कितनी है, साइकोलॉजी में लड़कियां कितनी है 240, ठीक। तो रेशियो कितना हो गया 7:12, कितना हो गया 7:12। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी विभागों में मिलाकर लड़कों का औसत कितना है। सभी विभाग में मिलाकर लड़कों का 80 और 200, 280, 380, 300, 400, 400, 400 हो गया, 8 5 13, 8 5 13, 530, 530 और 530 हो गया 600, 600 यानी कुल मिलाकर 665। तो क्या बोला उसका औसत, तो 665 बटा 1 2 3 4, 5 से भागा दिया तो कितना हो गया 130, यानी कितना हो जाएगा 130। तो लड़कों का औसत कितना है 130। अब बोला भूगोल विभाग में लड़कों की संख्या, सभी विभाग मिलाकर लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भूगोल में कितना है, भूगोल में 100, तो भूगोल में 100, कुल अभी हमने पता है क्या 665 गुने क्या हो 100, तो कितनी परसेंट निकल के आएगी, 0 से 0 कटा 1000/65, यानी 5 से काटेंगे तो नीचे 13, अब 5 से काटेंगे तो 20, लगभग 200/13, तो 13 कम 13 और 6 7 और 0, 13 5 65, लगभग बोल सकते सर 15%, लगभग कितना 15%। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी विभागों में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो मतलब लड़कों की संख्या तो पता कर लिया था 650, सभी लड़कियों को जोड़ना होगा, है ना। सभी लड़कियों को जोड़ें 300, 300 और 300, 240, कितना आ रहा है 140, 300, 440, 440 और 440, 540, 440 हो गया, 540, 540 और 80, 540 और 80 हो गया आपका 620।
और 250, 250, 700, 800, 800, 200, 200, 400, 600, 1100। हाँ, कितना हो गया यहाँ पर? 1 1 1 0। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? दोनों का अंतर हो रहा है 460। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 460। अब सिर्फ सभी लड़कियों को जोड़ दे, सभी लड़कों को जोड़ दे या दोनों में से अंतर निकाले तो कितना हो गया? 460। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चंस, इसी तरह की क्वेश्चंस आएगी। इस तरह की क्वेश्चंस के लिए मॉक टेस्ट को देखना ना भूलें। और यदि मैथ्स को आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है तो जो मेरी तैयारी जीत की तैयारी तैयारी जीत की जो क्लास है, यानी फाउंडेशंस क्लास है मेरी, ये मेरी जो फाउंडेशंस क्लास है, इसे देखना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक-एक चीज़ बारीकी से सिखाता हूँ। एक-एक चैप्टर की 15-16 कंटेंट होती है, ठीक है? तो उसको आप देखें। आप इसे प्लेलिस्ट में भी जाकर उसकी सारी प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, वहाँ सारी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रही है, इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी के सभी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। और साथ ही साथ आप ये मॉक टेस्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इससे जिनकी तैयारी पूरी है उनको ये मॉक टेस्ट से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, फिर से इस तरह के बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।